हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटेट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ कंबशन एंड फ्लेम और साथ ही साथ कोल एंड पेट्रोलियम जो कि क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस में आपको मिल जाएगा, इन दोनों चैप्टर का जो कंटेंट पोर्शन है आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ कवर करूँगी और इससे जो अगला सेशन आएगा उस सेशन के अंदर हम इस चैप्टर के प्रीवियस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और अगर आप पेपर 2 साइंस मैथ्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे कंटेंट या प्रीवियस ईयर के लिए परेशान हैं, तो यहाँ पर ये जो सीरीज मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट की है, इसमें टॉपिक वाइज कंटेंट के साथ साथ उन पर्टिकुलर टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इन सभी क्लासेस के लिंक यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट के फॉर्म में लगा दी है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ताकि आप क्लासेस के साथ यहाँ पे अपडेटेड रहें। अब देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम 2 चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं, 1 बाय 1 इसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम कंबशन यानी कि दहन को समझेंगे। कंबशन एंड फ्लेम को डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम कोल एंड पेट्रोलियम करेंगे। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे देखनी होंगी। सबसे पहले अगर हम देखें कि कंबशन क्या होता है, दहन क्या होता है, तो देखिए, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि कैसा हो, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो यानी कि दहनशील वस्तु हो, तो वो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो यहाँ पर वो हीट और लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कंबशन कहते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस में कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो जो सब्सटेंस हम जो यहाँ पे वस्तु ले रहे हैं वो कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि जो हम यहाँ पे फ्यूल ले रहे हैं, इसको आप फ्यूल शब्द से भी जानते हैं, जो आप फ्यूल ले रहे हैं वो जलने लायक होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए। अगर वो जलेगा ही नहीं तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट होता है कि आपको कंबशन के लिए यहाँ पे एयर जो है ये रिक्वायर्ड होती है, यानी कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर मान लीजिए ये सब्सटेंस तो है पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया, आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे? तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसके पास एयर जो है वहाँ पे होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पर आपको हीट जो है ये प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यानी कि आग एक तरीके से लगानी पड़ेगी। और इसके लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि इग्निशियस टेम्परेचर, जो कि एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? उस सब्सटेंस का थोड़ा लो होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस जल्दी से आग पकड़ ले। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं वे क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनका लो इग्निशियस टेम्परेचर होता है। लो इग्निशियस टेम्परेचर जैसे कि आपके एलपीजी हो गए, सीएनजी हो गए, ये आपके ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं। तो अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया? अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि कंबशन क्या है, कि अगर कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी, इसे कंबशन बोलते हैं। अब कंबशन के साथ साथ यहाँ पर इनकम्बशन यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन का कॉन्सेप्ट भी चलता है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या कि वहां पर जो है दहन तो हो रहा है पर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसका आपको क्या नुकसान देखने को मिलेगा? जब कभी भी कोई वस्तु अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आए और उसके अंदर इनकम्प्लीट यानी कि पूर्ण यहाँ पे दहन ना हो, तो ऐसे केस में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है हम लोगों के लिए। तो ये पूछा जाता है कि कभी अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ रहा था, वहाँ पे आप लोगों की एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर मैस्टिक यानी कि माचिस के डब्बे के बारे में बता रखा है। अब देखिए, उसमें आग कैसे पकड़ी जाती है। आपने देखा होगा एक माचिस के डब्बे में साइड में अगर आप माचिस की तिल्ली को रब करते हो, यानी कि फ्रिक्शन आप देते हो, यहाँ पे घर्षण आप देते हो, तब वो एक दूसरे के संपर्क में आती है। तो उस समय होता क्या है कि वो जो आपका डब्बा होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पाउडर ग्लास और जो रेड फॉस्फोरस होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो आग पकड़ता है। यहाँ पे पाउडर ग्लास और रेड फॉस्फोरस आपस में संपर्क में आते हैं और इसके घर्षण की वजह से यहाँ पे बनता है आपका व्हाइट फॉस्फोरस। ये कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा,
और इसकी वजह से माचिस की तिल्ली में आग लगती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये एरिया आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कंबशन जो है वो आपका 3 तरीके का होता है। एक रैपिड कंबशन आपको देखने को मिलेगा, एक आपको स्पॉन्टेनियस कंबशन देखने को मिलेगा, और एक आपको एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो होता है वो धमाका, आपको पता ही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रैपिड कंबशन की बात करें जो कि काफ़ी तेज आग पकड़ लेता है, और अगर हम स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करें जैसे कि आपने चूल्हे में यहाँ पे क्या किया, आपने गैस ऑन किया, तो आपने स्टार्टिंग में एक बार एनर्जी दी, उसके बाद वो चूल्हा अपने आप जलता जाएगा, तो ये है स्पॉन्टेनियस। जैसे कि फॉरेस्ट फायर आपका होता है, जैसे कि जंगल में आग लगने की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अगर कहीं पर आग लग गई है तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो ये 3 चीजें चाहिए होती है कंबशन के लिए। आपको पता है कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि आप वो फ्यूल को, ईंधन को ही हटा दो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ईंधन नहीं हटा पा रहे तो ऑक्सीजन के संपर्क को कट करने की कोशिश करो CO2 की मदद से, या फिर आप हीट जो है वो सप्लाई यहाँ पे रोक दो। तो ये 3 तरीके से आप फायर को कंट्रोल कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपके जो 3 पॉइंट है 1 2 3, ये 3 पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, इनमें से इन तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट को कम कर सकते हो। इसके अलावा ये जो फायर कंट्रोल होता है इसके लिए हम कई बार पानी का प्रयोग करते हैं, पर पानी का प्रयोग कहाँ नहीं करते ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कभी आग लगे या फिर ऑयल की वजह से कहीं पे आग लगे, तो इन दोनों केसेस में हम पानी का प्रयोग नहीं करते। ये आपका कई बार पूछा गया पेपर में कि पानी को आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पर किस केस में नहीं किया जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों केस में, यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कभी आग लगे या फिर ऑयल की वजह से आग लगे, तो पानी का प्रयोग हम नहीं करते। इसके अलावा देखिए जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को कंबशन के अलावा फ्लेम के बारे में, लॉ के बारे में हमें बता रखा है। तो अगर हम एक मोमबत्ती देखें तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर आपने कभी ये चीज करके भी देखा होगा, अगर हम एक मोमबत्ती है उसके ऊपर साइड से हाथ लेके जाते हैं तो हमारा हाथ नहीं जलता, पर अगर आप यहाँ हमारा हाथ जल जाता, सॉरी, अगर आप अंदर की साइड से लेके जाएंगे तो हाथ नहीं चलेगा। इसका कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो मोमबत्ती की लॉ होती है उसमें 3 आपके जोन देखने को मिलते हैं। एक होता है आउटर जोन जिसका कंप्लीट कंबशन होता है, जिसका पूर्ण दहन आपको देखने को मिलेगा, और ये आपकी ब्लू कलर की होती है। मैंने क्या कहा, ये आपका कंप्लीट कंबशन होता है इसमें, तो ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसीलिए लोहार जो है लोहे को पिघलाने के लिए भी ऊपर वाले लॉ का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसके बाद होता है मिडल जोन जो कि पार्शियल कंबशन होता है, मतलब आधा आधा। तो ये आपको किस कलर का देखने को मिलेगा? ये आपको येलो रंग का देखने को मिलेगा, जो कि मतलब ज़्यादा हॉट नहीं होता पर मॉडरेट हॉट होता है। और अगर हम यहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स यानी कि अंदर के पार्ट को देखें तो ये आपका होता है इनर जोन, जो कि ब्लैक कलर का मिलेगा, जो कि आपका लीस्ट हॉट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लोहार जो है वो सबसे ऊपर वाली सतह का क्यों प्रयोग करता है, ये यहाँ पे पिघलाने के लिए। तो ये इसका कंप्लीट कंबशन होने की वजह से सबसे गर्म भाग ही होता है। आई होप यहाँ तक का एरिया आपको क्लियर हुआ होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैंने बना रखा है, इस टेबल को अगर आप समझ जाएंगे तो इस पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 तरीके के फ्यूल लिखे हैं, और इन चारों तरीके के फ्यूल में से सबसे अच्छा फ्यूल क्या है? देखिए सबसे अच्छा फ्यूल वो होगा जो थोड़ा चीप हो, सिंपल सी बात है, जिसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इजीली एक्सेस हो सके, मतलब हमें आसानी से मिल सके, तो ये होते हैं एक आइडियल फ्यूल के कैरेक्टर। बट साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए हम इनमें से कौन से फ्यूल को यूज करेंगे जिसका कैलोरी मान, जिसका स्टेट, जिसका इग्निशियस टेम्परेचर दे रखा है। 5 मिनट इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो कैलोरी वैल्यू लिखिए, कैलोरी वैल्यू मीन्स, कैलोरी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कितनी एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर मैं इस चीज को आप लोगों के लिए लिखती हूँ कि अगर आपको कभी भी ये जो कैलोरी वैल्यू दे रखा है शब्द, इससे कंफ्यूजन हो, तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कितनी आपको इसमें से एनर्जी मिलेगी। आप चाहेंगे भैया हम किसी भी फ्यूल को जलाएं तो उसमें से ज़्यादा एनर्जी निकले। इसके अलावा अगर हम इग्निशियस टेम्परेचर की बात करें, इग्निशियस टेम्परेचर बताता है
मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि कम से कम टेम्परेचर जिसमें वो जल्दी जल जाए। तो आपको कैलोरी वैल्यू क्या है, ये आपको ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट आप चाहेंगे भैया ज़्यादा निकले क्या, और इग्निशियस टेम्परेचर कम। तो देखिए यहाँ पे कैलोरी वैल्यू जो है ए का ज़्यादा है, तो ये सही है भैया, हमें तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पर इसका स्टेट क्या है, इसका स्टेट यहाँ पे है सॉलिड। सॉलिड वाली चीज़ों को आप जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये उतना आइडियल होगा नहीं। इसके अलावा अगर हम इग्निशियस टेम्परेचर की बात करें तो ये तो मिनिमम होना चाहिए, यहाँ पे हाई दे रखा है तो ये गलत, तो ए एक आइडियल फ्यूल नहीं है। इसके अलावा बी की बात करें तो यहाँ पे कैलोरी मान मॉडरेट है, यानी कि एनर्जी मिलेगी आपको मिडिल, तो ठीक है ये चल जाएगा। गैस स्टेट में है, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट इग्निशियस टेम्परेचर फिर क्या चाहिए था, कम, पर यहाँ पे ज़्यादा दे रखा है, तो ये भी गलत है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे कैलोरी मान सी का क्या है, यहाँ पे मॉडरेट है, यानी कि ज़्यादा कम नहीं ज़्यादा नहीं, तो ये सही है। इसके अलावा गैस स्टेट में ये भी सही है। अब इग्निशियस टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कम होना चाहिए मॉडरेट होना चाहिए। अब देखिए अगर इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम होगा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, तो ऐसे में एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा होने चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि सबसे कम। तो कम वाले को भी हम ना कंसिडर करके इस वाले को कंसिडर करेंगे, क्योंकि बहुत कम होगा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, कई बार एक्सीडेंट के केसेस हो सकते हैं, तो ये आपका हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें डी में, तो देखिए यहाँ पे लिक्विड स्टेट यहाँ पे चल जाएगा, बट यहाँ पे कैलोरी वैल्यू जो कि आपको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो कम दे रखा है, तो कम तो नहीं चाहिए, हमें तो ज़्यादा चाहिए, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक आइडियल फ्यूल को आप कंसिडर करोगे। अब देखिए इस चैप्टर की एंड जब होता है तब आपको ये बता रखा है कि अगर आप किसी चीज़ को जला रहे हैं तो उसमें से कुछ गैसेस वगैरह निकलती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि एसिड रेन जैसी समस्या को यहाँ पे उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे बता रखा है जो आप पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ करते हो उसमें जो कंबशन होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो कि क्या क्रिएट करते हैं, एसिड रेन क्रिएट करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एसिड रेन किसकी वजह से होता है, तो आप इस चीज़ को कंबाइन करके आंसर दे सकते हैं। आई होप इतना ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को डिस्कस करूंगी ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से कंबाइन हो। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और अब मैं आप लोगों के साथ कोल एंड पेट्रोलियम इस चैप्टर को डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स दे रखे हैं जो कि अब हम साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में आपको चीज़ें देखनी क्या है। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों के साथ कंबशन फ्यूल डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक टर्म डिस्कस किया था कैलोरिफिक वैल्यू। अब देखिए कैलोरिफिक वैल्यू की एसआई यूनिट वहाँ पे स्किप हो गई थी, वो आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके एसआई यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, तो ये आपके एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोल एंड पेट्रोलियम इस चैप्टर को डिस्कस करें तो देखिए ये दोनों के दोनों क्या है, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो देखिए हमारे आसपास जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे आपके दो तरीके के होते हैं, एक जो कि समाप्त हो सकते हैं, जो कि खत्म हो सकते हैं, यानी कि एग्जॉस्टिबल, और दूसरे होते हैं इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल में आपके क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि कोल हो गया, आपके पेट्रोलियम हो गए, और इसके अलावा नेचुरल गैस। और ये सभी चीज़ें किससे ऑब्टेन होती हैं, ये सभी चीज़ें एक तरीके से आपके फॉसिल फ्यूल से आपके ऑब्टेन होते हैं, फॉसिल से जो फ्यूल आपके ये बनते हैं। अब देखिए एक एक करके आपको इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो कोल होता क्या है, कोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि काफ़ी हार्ड होता है, ठोस होता है। इसके अलावा ब्लैक कलर का दिखता है, स्टीम इंजन में, थर्मल पावर प्लांट में इसको यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ हाउस में कुकिंग वगैरह के लिए भी इस चीज़ को यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा कोल बनता कैसे है अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसके प्रोसेस को हम कार्बनीकरण यानी कि कार्बनेशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा कि जब डेड वेजिटेशन जो है वो क्या होगा कि अगर दलदल वगैरह की वजह से या वो अगर ज़मीन के नीचे धंसते चले जाएंगे और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वे आपके कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये जस्ट आपको रीडिंग के लिए पता होना चाहिए। कार्बनेशन से क्या बनता है, आपका कोल बनता है। इसके अलावा कार्बन के जो प्रोडक्ट होते हैं, सॉरी कोल के जो प्रोडक्ट होते हैं, अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जो कि अभी मैं आप लोगों को स्लाइड की फॉर्म में यहाँ पे कवर करूंगी, जिसमें कोल तार, कोल गैस, जो कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अभी हम इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो देखिए
पेट्रोलियम, जिसे आप ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हो। कई बारी आपके एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, तो पेट्रोलियम को बोलते हैं। और ये जो पेट्रोलियम शब्द है ये पेट्रो और ऑयल, यानी कि ये आपके रॉक ऑयल आपके कहलाते हैं। तो रॉक से जो ऑयल आपको ऑब्टेन होता है। और यहाँ पे पेट्रोलियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पेट्रोल और एक डीजल। पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है, जो आपके लाइट व्हीकल्स होते हैं, जो आपके यहाँ पे हल्के जो वाहन होते हैं। इसके अलावा डीजल जैसे कि ट्रक वगैरह जो कि हाई आपके व्हीकल होते हैं उसमें यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब इसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे जो हमारे नेचुरल गैस हैं उसके बारे में भी बता रखा है, जो आपके प्राकृतिक गैस है जिसको हम हाई प्रेशर में यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि सीएनजी। अब सीएनजी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपका एक क्लीन फ्यूल माना जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा फ्यूल आपका क्लीन फ्यूल माना जाता है और किसको हम यूज़ करते हैं, तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका प्रयोग किया जाता है। और अगर नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पूछा जाए तो आप बताएंगे त्रिपुरा, राजमहल, कृष्णा, गोदावरी। अब देखिए इसके अलावा आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कोल के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, साथ ही साथ पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक टेबल में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक नहीं दो टेबल, जिसमें ये चीज़ें आपके कंबाइन होंगी। इस चैप्टर में आपको जो टेबल मैं डिस्कस कर रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। तो अभी जो मैं आप लोगों के साथ टेबल डिस्कस करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब हम उस टेबल को यहाँ पे कवर करेंगे ताकि ये आपके दोनों सेशन अच्छे से यहाँ पे कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कोल के जो प्रोडक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, वे यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे जो कोल का प्रोडक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पे कोक के नाम से जानते हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपका प्योर फॉर्म माना जाता है कार्बन का। एग्जामिनर कई बारी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कोल के जो प्रोडक्ट है उनमें से प्योर फॉर्म किसको माना जाता है, ये माना जाता है आपका कोक को। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये आपको यहाँ पे टफ देखने को मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके अलावा ये पोरस होता है, यानी कि छोटे छोटे छेद आपको देखने को मिलेंगे। और काले रंग का सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। और इसे हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, इसे हम स्टील, आयरन और कई मेटल्स को बनाने में यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। अगर हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करें तो सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पे कोल तार। अब देखिए कोल तार आपको देखने में पता चल रहा है कि ये किस अवस्था में होता है, ये आपके लिक्विड स्टेट में होता है। साथ ही साथ इसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आती है, यानी कि बहुत बेकार से आपकी स्मेल इसमें से देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम डाई करने में, किसी चीज़ को ड्रग्स बनाने में, परफ्यूम की फॉर्म में, इस फॉर्म में आपका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आपने नैप्थलीन बॉल के बारे में सुना होगा। तो नैप्थलीन बॉल जो कि मस्कीटो को रिपेल करने के लिए यहाँ पे यूज़ होती है, वे भी आपके किससे बनती है, वे भी आपका कोल तार से बनती है। और अगर हम यहाँ पे कोल गैस की बात करें तो देखिए गैस हमें वर्ड समझ में आ रहा है। जब यहाँ पर कोल से, देखिएगा ज़रा ध्यान से, जब यहाँ पे कोल से जब यहाँ पे क्या बनाया जाता है, कोक बनाया जाता है, कोक जो कि पहला प्रोडक्ट है। तो इस समय जो गैस रिलीज़ होती है उस गैस को हम यहाँ पे कोल गैस बोलते हैं। और इसे हम कई सारी अलग अलग इंडस्ट्री में यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ जो कोल के प्रोडक्ट है उसको डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों के साथ पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसके जो यूजेस हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपके एग्जाम में इनमें से कई क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका पेट्रोलियम गैस, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे आप एलपीजी के नाम से जानते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसको हम घरों में और इंडस्ट्री में यहाँ पे फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आ जाएगा पेट्रोल, जिसे आप मोटर फ्यूल की फॉर्म में, यहाँ पे एरिवेशन फ्यूल के फॉर्म में, और साथ ही साथ यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग में यहाँ पे यूज़ करते हैं।
इसके अलावा केरोसिन जो है इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसे हम यहाँ पे स्टोव में फ्यूल के फॉर्म में, साथ ही साथ लैंप में और यहाँ पे जेट एयरक्राफ्ट में इसे यूज़ किया जाता है। तो जेट एयरक्राफ्ट में क्या यूज़ किया जाता है, इसमें आगे पीछे करके ऑप्शन आपको दे दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पेट्रोल के अलावा डीजल की बात करें तो देखिए पेट्रोल जो होता है आपके लाइट व्हीकल्स में डलता है, यानी कि जो यहाँ पे थोड़े हल्के वाहन होती है। और अगर हम डीजल की बात करें तो ये आपके हैवी मोटर व्हीकल में डलता है और आपकी इलेक्ट्रिक जनरेशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है ये यहाँ पे किसी चीज़ को चिकनापन देने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि पैराफिन वैक्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसे ऑइंटमेंट क्रीम की फॉर्म में, कैंडल में और वैसलीन बनाने में, वैसलीन आपने यूज़ की होगी सर्दियों में, तो इसमें पैराफिन वैक्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बिटुमीन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बिटुमीन कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसे पेंट में और रोड सॉफ्टनिंग के लिए इसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब इसके साथ साथ आपके एग्जामिनर और क्या पूछ सकते हैं, इसके एग्जामिनर आपके जो एग्जामिनर हैं वो ये पूछ सकते हैं कि PCRA क्या है। अब देखिए PCRA क्या है, आपके NCERT में दे रखा है। इसमें PCRA है क्या, ये होता है आपका पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एंड एसोसिएशन। अब इसका काम क्या है, आपने कई बार ही सुना होगा हम लोगों के अलग अलग तरीके के स्लोगन कि हम लोगों को जो है यहाँ पे पेट्रोलियम, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों के यहाँ पे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो कि ख़त्म हो सकते हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसे एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पे हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं कि हमें ड्राइव करते हुए जो है गाड़ी ऑफ कर देनी है। इसके अलावा हम लोगों को टायर पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करने। तो बेसिकली एक एसोसिएशन बनी है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसमें हमें पेट्रोलियम किस तरीके से हम बचा सकते हैं उसके बारे में बता रखा है। जस्ट आप इसे यहाँ पे रीड कर सकते हैं, मेन इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हमारे आसपास जो इंडिया में और इंडिया के बाहर जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसको मैं मैप के साथ आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब अगर हम यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे तो मैंने इंडिया का मैप लिया हुआ है, पर अगर आपसे वर्ल्ड का, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल विल आपसे पूछे कि पहला ऑयल विल जो है ये कहाँ पे बना था, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका USA में बना था, जो कि कब बना था 1859 में। और इसके बाद अगर हम सेकंड ऑयल विल की बात करें, जो दूसरा यहाँ पे बना था ये आपका बना था असम में, तो असम में मक्कन साइड में यहाँ पे बना था। इसके अलावा आपको यहाँ पे गुजरात में और मुंबई में अलग अलग ऑयल रिसोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑयल विल तो आपका USA में बना था, सेकंड आपका असम में बना था। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को और भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि यहाँ पे हम लोगों को मुंबई हाई के पास, यानी कि कृष्णा गोदावरी रिवर के पास, और गुजरात में आपको ऑयल विल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी NCERT में ये सारी चीज़ें हम लोगों को छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा।